सभी को राम राम। एक मुसीबत तो पीछा छूटता नहीं भाई, दूसरी हाली है। आज वो शियाले तो थोड़ी ही रात सी मिली है, आग गया है। इब सामने एक और केस आग खड़ा हो गया भाई। कई साथियों के मैसेज आया कि यू के आ गया आज, क्योंकि बात चल रही है भाई जो 31 जुलाई को एक और केस है, जयप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। रविंद्र बांगड़ इसमें एडवोकेट है। 17 नवंबर 2021 को ये केस हुआ था, यानी कि रिजल्ट आने के फौरन बाद। और उस दिन से ये केस पेंडिंग चल रहा है। पेंडिंग क्यों चल रहा है? क्योंकि जो जयप्रकाश है उसका भी डिप्लोमा कुरुक्षेत्र का है, तो जाहिर सी बात से अगर ये केस पटल पर जाता तो डिसमिस हो जाता। लेकिन किसी भी तरह से ये 2-3 कैंडिडेट अपने केस को बचा कर ले आ रहे हैं। अब इसकी सुनवाई है 31 जुलाई 2023 को। अब इसमें एक बात प्रचारित की जा रही है, डर रहे सब कि इसमें कदे स्टे हो जा। भाई यो केस पुराना है, इसमें कहीं भी स्टे की डिमांड ना तो की गई है, ना इसमें स्टे हुआ है, ना यो केस ईएसएम का है, ना ईएसएम पर कोई केस नहीं है, ना डीईएसएम पर कोई केस है, ना डीएफएफ पर कोई केस है। यो केस सिर्फ उन 11 कैंडिडेट्स पे है, और उन पर भी पर्सनली नहीं है ना, उन पर इसलिए है क्योंकि वो सिलेक्टिव हुए हैं ईएसएम कैटेगरी के खिलाफ, जबकि वो जनरल कैंडिडेट हैं या बीसी हैं या बीसीबी हैं या एससी हैं, लेकिन वो एक्स सर्विसमैन नहीं है, ना डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है या डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है, डीईएसएम जो बोला जा है। तो उनका सिलेक्शन इस कैटेगरी में बनता नहीं, ये इनका कहना है। हालांकि नियम ये है, वो भी बता देता हूँ थोड़ी पिछले भूमिका में। अभी पेरेंटल कैटेगरी में कोई सीट खाली रह जाती, जैसे जनरल ईएसएम में कोई सीट खाली रहेगी, कोई भी ईएसएम कैंडिडेट नहीं मिला मान ले, ना कोई डीईएसएम मिला, तो उसमें जो है ना जनरल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जा सकता है। जैसे कोई सीट हो भाई ईएसएम बीसी ए की, और बीसी ईएसएम बीसी ए कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो उसमें सामान्य बीसी वाले कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन सीन क्या होया है, जो ये भाई जयप्रकाश और एक दो भाई है, इनके नंबर थे ज़्यादा, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं किया गया। अब जाहिर सी बात से इनको ये लगा कि भाई हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, जबकि हम पूरी तरह से एलिजिबल थे, क्योंकि इसके भी खुद के नंबर 104 हैं, एक और भाई है उसके नंबर 122 हैं, और जबकि इनकी मेरिट लगी थी 96 पे। तो जाहिर सी बात से भाई इनका भी होना चाहिए था। ये कोर्ट में इसलिए गए थे, इस केस में ना था 31 न कोई स्टे हुआ है, ना यो केस ईएसएम का है, ना यो केस कहीं से भी इस भर्ती को प्रभावित करेगा। इसको क्यों करेगा वो भी मैं दिखा देता हूँ भाई। कई साथियों का न्यू हो रहा है भाई, यो एक और आ गया। इसमें जो पहला ऑर्डर होया था ना भाई, उसमें ही सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद इसमें कोई खास ऑर्डर सा होया भी नहीं। यो वो केस सब 23/4/2021 यो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो हुआ था। इट इज़ सबमिटेड दैट द रेस्पोंडेंट अथॉरिटीज हैव इन एन एब्सोल्युटली इलीगल मैनर reflected the candidate of general category as selected in ESM general category in the final result। तो इनका कहना है कि जो रेस्पोंडेंट अथॉरिटी यानी HSSC उसने इलीगल तरीके से जो ना जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को ESM कैटेगरी में दिखा दिया इन द फाइनल रिजल्ट। लर्न काउंसिल रेफर्स टू रोल नंबर ऑफ अबाउट 11 कैंडिडेट। ये भाई 11 कैंडिडेट है, क्योंकि 29 पोस्ट थी, 18 कैंडिडेट पर कोई केस नहीं है भाई। जो पहले डी है, जो ओरिजिनल डीईएसएम है या ईएसएम है या डीएफएफ है, उन पर कोई केस नहीं। ये सिर्फ 11 कैंडिडेट हैं, ये जो इस पर लिखा है ये सिर्फ इन पर पढ़ना है यो केस। और इन पर पर्सनली फिर कह रहा हूँ कभी भी अभी तक जा इन पर भी नहीं पड़ेगा। वो जो कैंडिडेट हैं जयप्रकाश है और दूसरा भाई, वो अपनी एलिजिबिलिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि हमें योग्य किया जाए। अब जाहिर सी बात से अगर वो योग्य होगी तो इन 11 में तक किसी न किसी को बाहर होना पड़ सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नियम जो है भाई, क्योंकि कैटेगरी तो वो उनकी है ना, वो अपनी कैटेगरी में से 96 नंबर भी है तो भी फाइट करेंगे, जाहिर सी बात से। तो और इनको भाई चाहे इनके 100 110 120 हो, इनको बाहर होना पड़ेगा, ये तय है। अगर वो एलिजिबल हो गए तो, अगर वो एलिजिबल नहीं हो पाए तो यह लिस्ट न्यू की न्यू बनी रहेगी। 11 कैंडिडेट हु आर इनिशियली रिफ्लेक्टेड इन जनरल कैटेगरी। ये कह रहे हैं भाई 11 कैंडिडेट जो है ना पहले जनरल कैटेगरी में दिखाए गए थे, एंड देयर आफ्टर सोन इन द ईएसएम जनरल कैटेगरी, और उसके बाद जो है ना ईएसएम जनरल कैटेगरी में दिखाए गए इन द फाइनल रिजल्ट। ये इनका कहना है और यह इनकी मांग है। पिटिशनर इट इज सबमिटेड
सिक्योर्स 104 मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन। जो ये पिटिशनर है जयप्रकाश, इसने 104 मार्क्स लिए हैं रिटन एग्जाम में। वेयर एज द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट सिक्योर्ड 96 मार्क्स, जबकि लास्ट कैंडिडेट ने जो है ना ईएसएम वाले ने 96 लिए हैं। विच इंक्लूड्स द मार्क्स विच वुड हैव बीन सिक्योर्ड बाय हिम इन द इंटरव्यू एज वेल। और जो 96 है इसमें जो है ना इंटरव्यू के नंबर भी जुड़े हुए हैं। नोटिस ऑफ मोशन हो गया था भाई, डीएजी हरियाणा एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट एंड प्रेज फॉर ए शॉर्ट एडजमेंट टू सीक इंस्ट्रक्शन। जो ना एडजमेंट मांग ली थी भाई महकमे से जो ना इंस्ट्रक्शन लेने के लिए। लेट ए स्पेसिफिक एफिडेविट इन दिस रेस्पेक्ट बी फाइल्ड बिफोर द नेक्स्ट डेट। और इसमें कहा था भी जो ना स्पेसिफिक एफिडेविट इसमें फाइल करो एडजन टू 29/11/2021। उसके बाद ये केस 29/11 को चला गया था भाई। अब इसमें ऑर्डर क्या है, देखिए ऑर्डर ये पढ़ने की बात है भाई, ये ऑर्डर ये ही इसमें कहीं भी भर्ती पर कोई स्टे ना हुआ है। अपॉइंटमेंट इफ एनी ऑफ द कैंडिडेट्स क्यू द रोल नंबर mentioned in para 4 of the writ petition shall remain subject to the decision of this writ petition। इसका मतलब है अगर कोई अपॉइंटमेंट होती है इन 11 कैंडिडेट्स में से जो कि पैरा 4 में मेंशन है, उनकी जो ना शैल रिमेन सब्जेक्ट, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो सब्जेक्ट टू रहेगी भाई इस रिट पिटिशन की। यानी कि अगर ये रिट पिटिशन सक्सेस हो गई तो इन 11 में से किसी को भी बाहर होना पड़ेगा। इसका मतलब यो है, ना तो इन कैंडिडेट ने स्टे मांगा, ना कोर्ट ने स्टे दे रखा, ना आगे देवे। सिर्फ इस बात का फैसला होना है अगर भाई ये कैंडिडेट एलिजिबल हैं कि नहीं है। अगर ये एलिजिबल हैं, देखो सच को सुनना चाहिए, अगर ये एलिजिबल हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है रिजल्ट रिवाइज होगा ईएसएम कैटेगरी का, और इनकी जगह उसमें तय है क्योंकि इसके 104 नंबर है बिना इंटरव्यू, तो इसको तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। और बाई चांस ये हो गया नॉट एलिजिबल भाई किसी कागज की वजह से, या डीएसएम ना हो या ईएसएम ना हो, देखो वो तो ये जाना इनका के मामला है। लेकिन अगर ये कहीं से नॉट एलिजिबल हो गया, ये केस डिसमिस हो गया, तो किसी भी इन 11 कैंडिडेट पे फिर कोई बात नहीं आओगी। और अगर बाई चांस ये सक्सेस हो गया तो आप भी सोच सको हो कि ऑलरेडी सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन पर कर रखा है, अपॉइंटमेंट पर रोक नहीं है कहीं भी। कदे नहीं सोचा कि 11 कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट ही रोकेगी ना, अपॉइंटमेंट पर रोक नहीं है, नियुक्ति हो जाएगी और 31 को भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी कर रखा है इसको सब्जेक्ट टू। लेकिन अगर बाई चांस है, और दूसरी बात है, एक तो चांस ये है कि भैया सक्सेस कर जा, वो उन कैंडिडेट के ऊपर, उनके डॉक्यूमेंट के ऊपर है। बाकी एक तो केस इनमें मेरे ख्याल में एडमिट हो सके, क्योंकि उस भाई ने अपने कागज भेजे थे और उन्हें देख के ऐसे लग रहा था कि भाई वो जेन्युइन बात है उसकी। पर देखो हो सके है हमारा विवेक कुछ काम करे, कोर्ट का कुछ करे, कोर्ट में क्या तथ्य सामने जाते हैं वो देखे जाते हैं। वो सारी चीज़ें देखो मैराप करने वाले कौन होते हैं, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो मैंने सारी बात बता दी है, यो केस ईएसएम कैटेगरी पर नहीं है। पहली बात है जो ईएसएम जो कैंडिडेट है, डीएसएम है, जो सिलेक्टेड है, डीएफएफ है, उनके ऊपर कोई केस नहीं है, वो अपना आराम से रहे। केस सिर्फ इन 11 कैंडिडेट है, 11 में तभी जितने पिटिशनर हैं उनके आधार पर दिक्कत आ सके है, ना तो ना भी दिक्कत आवे। क्योंकि HSSC ने ये कैंडिडेट नॉट एलिजिबल करे हैं तो उनने भी कुछ सोच कर करे होंगे, यूँ थोड़ा एक उन आँख मीच कर दिए होंगे। लेकिन अगर बाई चांस ये सक्सेस हो गए तो भाई ईएसएम कैटेगरी का रिजल्ट रिवाइज होगा, ये तय है। और डिसमिस हो गया था, बात तक खत्म हो जाती है। बाकी मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये था कि जो साथी पूछ रहे थे सर ये तो 21 ने फेरा 31 ने फेरा आएगा, भाई 31 के केस का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, ना उसमें भर्ती पर स्टे होना, ना किसी की ज्वाइनिंग पर स्टे होना। ज्वाइनिंग सबको होगी, मैंने कति खोल कर बता दिया। सिर्फ ये सब्जेक्ट टू मामला यहाँ तक है, ये भी सिर्फ सब्जेक्ट टू है, और वो भी जब है जब वो एलिजिबल हो गए तो, और वो नॉट एलिजिबल रह गए तो बात तक खत्म है। अब सारा उनके कागजात पर डिपेंड करे है, उनके कागजात में की है, HSSC ने क्यों उनको रिजेक्ट किया है, ये देखना तय करना ही कोर्ट का काम है भाई। बाकी देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।